एवरीवन, नमस्कार। किमोन आज है केम छो मजामा किद्दा भाई, क्या हाल है सबके बच्चों। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इकोसिस्टम कंप्लीट करवाऊंगी और ये वीडियो, आज का वीडियो इकोसिस्टम पर ही बेस्ड है। हम लोगों ने ऑलरेडी इकोसिस्टम में कई सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर, और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं इकोसिस्टम में बचे हुए टॉपिक्स, जैसे कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। यार हम लोगों ने पहले ही एनर्जी फ्लो कर लिया है, हम लोगों ने डीकम्पोजिशन पहले ही पढ़ लिया है, प्रोडक्टिविटी हमने पहले ही पढ़ लिया है, विच आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। आज हम लोगों को करना है सक्सेशन एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जी हाँ, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन के। तो सबसे पहले जो आप पिक्चर अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, आप कहोगे कि मैम व्हाट इज़ दिस पिक्चर, क्या ये एक पहाड़ है और ये पहाड़ के ऊपर क्या क्या ग्रो कर रहा है। तो यार लेट मी टेल यू बच्चों, ये एक ऐसा बैरन रॉक है जिस पे आज तक कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। एकदम बैरन रॉक, कुछ नहीं था इस पर, लेकिन फिर भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ ग्रो करेंगे। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि इस माउंटेन पे आपको डेंस वेजिटेशन तक नज़र आ सकती है, काफ़ी सारे पौधे पौधे उग सकते हैं। एंड वंस अपॉन अ टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो यार ये एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जहाँ कोई लैंड पे कोई लाइफ नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, एंड फाइनली कमिंग टू फॉरेस्ट्स, मतलब पूरे डेंस वेजिटेशन हो गए, इतने फॉरेस्ट वगैरह आ गए। तो ये एक जो स्टोरी है, एकदम ज़ीरो से हीरो बनने वाली स्टोरी, इसको कहते हैं सक्सेशन। तो यार आज का टॉपिक हमारा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो फटाफट से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, अच्छा यार स्टेप बाय स्टेप होगा, वन बाय वन होगा, एक एक चीज़, मतलब पहले एक ऑर्गेनिज्म के टाइप आ जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर तीसरे आ जाएंगे। तो पहले हम लोग फटाफट से वो लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो इट इज़ दी ऑर्डर ऑफ colonization ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कॉलोनाइजेशन मतलब कॉलोनीज बना दी, जैसे आप किसी मोहल्ले में कॉलोनाइज हो गए, पहले एक मोहल्ला था उसमें कुछ नहीं था, बस सोसाइटी बनी हुई थी, फिर लोग आके बसने लग गए, तो उसको हम कहेंगे कॉलोनाइजेशन। तो वैसे ही इट इज़ द ऑर्डर ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर। अब ये चीज़ याद रखनी है, हो सकता है उस इकोसिस्टम में पहले कभी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जैसे कि ये कोई रॉक एबेंडन, एकदम एबेंडन है, कभी कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक एरिया में लाइफ थी, फॉरेस्ट था, पर वहाँ आग लग गई और मतलब लाइफ ख़त्म हो गई और फिर से वहाँ पे लाइफ शुरू होने लग गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज करने लग गया। तो इट इज़ द ऑर्डर ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम अ barren or an abandoned area। ठीक है, तो जिस एरिया में कभी कोई लाइफ वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती थी, या बैरन कह सकते हो, अबेंडन भी कह सकते हो, और अ डिस्ट्रॉयड एरिया भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ना मुझे ये लिख लेना पड़ेगा। सो अबेंडन्ड, वन एंड द सेम, अबेंडन्ड एरिया भी हो सकता है, बेटर विल राइट इज, और डिस्ट्रॉयड एरिया, जैसे मैंने बताया ना कि कहीं पे आग वगैरह लग गई, डिस्ट्रॉयड एरिया लाइक अ फॉरेस्ट हो गया। जैसे आजकल आप लोग देख रहे थे, न्यूज़ में चल रहा था कितना कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में आग लग गई है ना, तो वहाँ पे भी जब लाइफ एकदम मान लो उन जंगलों में ख़त्म ही हो जाएगी, फिर से तो दोबारा कॉलोनाइज करना पड़ेगा ना। सो दैट कॉलोनाइजेशन, दोज ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसेज इन दिस कॉलोनाइजेशन विल कम अंडर इकोलॉजिकल सक्सेशन। यार अभी आज के टॉपिक में हम ना बहुत बारी वर्ड यूज़ करेंगे कम्युनिटी, हम लोग बहुत बारी वर्ड यूज़ करेंगे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। तो आपको ना इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि स्पीशीज़ किसको कहते हैं, पॉपुलेशन किसको कहते हैं, कम्युनिटी किसको कहते हैं, और इकोसिस्टम का क्या उसके साथ रिलेशनशिप है। तो यार सबसे पहले अपनी कॉपीज़ में, बिफोर आई स्टार्ट विद द व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, लेट मी स्टार्ट विद द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यार मैं ना बेसिक से स्टार्ट करूँगी,
तो बेसिक में मेरे को एक इन्वर्टेड ट्राइंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। सबसे छोटा, सबसे बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है यार? स्पीशीज़ से होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो नंबर 1 लेवल पे हम लोग लिख लेते हैं स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ तो सबको पता है ना, कैसे ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशीज़ बोलेंगे? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछते, बताओ मुझे कि क्या लगता है आप लोगों को कि कैट और डॉग सेम स्पीशीज़ है या नहीं है? लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड आधे बोलेंगे मैम नहीं है, नहीं है, नहीं, हमको अच्छे से पता है। हाँ, वेरी गुड, नहीं है। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ क्या कैट और टाइगर एक सेम स्पीशीज़ है? मैम सोचते हैं, यस मैम है, दोनों की शक्ल तो एक जैसी है। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, यस मैम सेम स्पीशीज़ है। नो, द आंसर इज़ अ बिग नो। नहीं नहीं नहीं, कैट और टाइगर एक सेम स्पीशीज़ नहीं हो सकता। बेटा जी प्लीज़ इस बात को अपने दिल में बसा के रख लीजिए। हम स्पीशीज़ एक टर्म तब यूज़ करते हैं जब ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रीली। जैसे कि यार कैट का पति कैट ही हो सकता है, ठीक है, या टाइगर की पत्नी टाइगरेस ही हो सकती है। तो यार जो जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर जाए फ्रीली, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं है वो, जैसे कि यार आप लोग बायो में पढ़ते ही हो, हिनी, लाइगॉन, नॉट दैट इज़ नॉट सेम स्पीशीज़, ठीक है। जो नेचुरली फ्रीली से साथ में रिप्रोड्यूस कर सके उनको हम कहेंगे सेम स्पीशीज़। यानी कि कैट और कैट, मेल कैट फीमेल कैट, दे आर वन स्पीशीज़। कैट एंड टाइगर दे हैव सम सिमिलैरिटीज़ बट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। दे बिलोंग टू द सेम फैमिली बट वो स्पीशीज़ सेम नहीं है। आई होप यू गेट इट, ठीक है। चलो स्पीशीज़ हमें पता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। अच्छा, स्पीशीज़ जब मिलते हैं, एक टाइप की स्पीशीज़ जब मिलती है तो उसको आप क्या बोलते हो? एक टाइप की, मतलब कैट की बहुत सारी स्पीशीज़ है, मतलब बहुत सारी स्पीशीज़ है, तो उसको आप क्या बोलोगे? पॉपुलेशन बोलोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ वन स्पीशीज़, दैट इज पॉपुलेशन। सो आई राइट हियर पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ स्पीशीज़ लिखना चाहिए, वन स्पीशीज़ लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ग्रुप ऑफ वन स्पीशीज़, ठीक है। सो दिस वुड बी पॉपुलेशन। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट वुड बी कम्युनिटी। तो यार आज हमने ये वर्ड यूज़ करना था कम्युनिटी बहुत बारी, तो मुझे लगा कि पहले आप लोगों को ना क्लैरिटी होनी चाहिए कि कम्युनिटी किसको कहेंगे। यार कम्युनिटी का मतलब है कि बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है। कैट की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएगी? एक कम्युनिटी कहलाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। लिखिए फटाफट से, population of different species, population of different species, that's called community, ठीक है। Then moving further is the last point, that is ecosystem. The last point would be ecosystem. क्या लगता है यार इकोसिस्टम किसको बोलेंगे? हम लोग इकोसिस्टम कब से पढ़ ही रहे हैं यार, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का मिलन कहलाता है इकोसिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ी, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स लगा दो, दैट इज़ योर इकोसिस्टम। इसको मैं रेड कलर से लिख रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज प्लस एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, ये मिलके क्या कहलाएंगे? ये मिलके कहलाएंगे इकोसिस्टम। तो मेरे ख्याल से हमारे पास ज़िंदगी में इतनी क्लैरिटी आ चुकी है अच्छे से कि यार व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल सक्सेशन वो सीक्वेंस है इवेंट्स का, और जहाँ पे अभी हम उसको पढ़ने ही वाले हैं कि क्या होगा? कॉलोनाइजेशन होगी एक ऐसे एरिया में जहाँ कभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, या एग्जिस्ट करती थी पर डिस्ट्रॉय हो गई। फिर हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट करते हैं स्पीशीज से, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। अब हम लोगों को करना है टाइप्स ऑफ सक्सेशनल कम्युनिटीज़। मैं आपको समझाती हूँ कैसे सक्सेशन आएगा। चलो पहले ये समझते हैं यार, लेट अस इमेजिन, चलो लेट मी शो यू दिस वे। मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, दिस इज़ वन माउंटेन, ठीक है। इस पहाड़ पर आज तक कभी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं किया, कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, नथिंग इज़ देयर। नथिंग मतलब नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज़ अ बैरन रॉक, ठीक है, लेट मी राइट डाउन हियर, दिस इज़ अ बैरन रॉक, कुछ नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि फ्लैग बेयरर्स है, जिन्होंने एक बारी स्टार्ट किया कोई काम, जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में आज तक कभी कोई पोजीशन ही नहीं आई है, ठीक है, और मान लो तुम हो जो इस वीडियो को देख रहा है, वो फर्स्ट टाइम पोजीशन लेकर आ रहा है,
तो यार तुमने अपने स्कूल में एक झंडा गाड़ दिया पोजीशन लाने का, या मान लो कि तुमने एम्स दिल्ली निकाल लिया, तुम्हारे स्कूल में आज तक किसी ने नहीं निकाला था, लेकिन यू आर द वन हु स्टार्टेड विद इट। तुमने फॉर द फर्स्ट टाइम एक बारी एम्स दिल्ली का झंडा गाड़ दिया, तो यार आप कहलाओगे पाइनियर स्पीशीज़। फिर उसके बाद तुम्हारे जूनियर्स आएंगे तुम्हारे पास, भैया कैसे किया यार, क्या किया हमें बताओ, या दीदी कैसे किया यार हमें बताओ, तो तुमने थोड़ा ज्ञान व्यान दे दिया उनको, उसके बाद उन्होंने भी कुछ कुछ शुरू किया। बट आपका नाम क्या होगा? आपका नाम कहलाएगा पाइनियर स्पीशीज़। स्पीशीज़ नहीं, मतलब पाइनियर, पाइनियर का मतलब होता है जिसने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यार मान लो ये बैरन रॉक है, यहाँ कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ करते थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जिनकी क्षमता हुई कि चलो यार जी कर दिखाते हैं, इतनी मुश्किल कंडीशंस में जाके सर्वाइव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइकन्स। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आते हैं तुम्हारे लाइकन्स। लाइकन्स, तो लाइकन्स क्या है यार, मुझे पता है आप लोगों को आइडिया होगा ही। लाइकन्स इज़ अ दो जिस्म एक जान वाली बात, यानी कि वैसे इसमें दो, एक जिस्म दो जाने हैं, मतलब यहाँ पे एल्गी और फंजाई दोनों ही है ना। तो माइक्रोबायोन्ट फाइकोबायोन्ट पता ही होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले लाइकन स्टार्ट करते हैं ग्रो करना। लाइकन्स की भी बड़ी स्टेजेस हैं, स्टार्टिंग से ही लाइकन ज़बरदस्त नहीं होते। पहले लाइकन्स पता है ऐसे होंगे, यहाँ पे इस रॉक पे ऐसे दिखेंगे, ऐसे क्रस्टोस लाइकन्स ऐसे दिखाई देंगे। फिर बाद में इनमें ना थोड़े पत्ते पत्ते से उग जाते हैं, फोलियोस लाइकन्स। फिर बाद में आप इसमें ऐसे देखोगे फ्रूटिकोस लाइकन्स, ये लाइकन्स की वैरायटी है, ठीक है, ये लाइकन्स ही हैं। तो आप क्या देख रहे हो, पहले लाइफ शुरू हुई, लाइकन्स भी एकदम मस्त स्टार्ट नहीं हुए जीना। पहले उनकी ये वाली फॉर्म थी, सबसे पहले वाली फॉर्म कौन सी थी यार, दिस वॉज क्रस्टोस लाइकन्स। यार आपको पता है जब लाइकन्स यहाँ स्टार्ट करने लगे, ये जो आप पिछली फोटो में देख रहे थे, दिस वॉज द पिक्चर ऑफ लाइकन ओनली। कौन से वाले लाइकन होंगे यार, ये क्रस्टोस ही है ना, ये क्रस्टोस ही है ना, ये क्रस्टोस लाइकन्स है, एकदम चिपके हुए हैं, ठीक है, और शील्ड जैसा बना दिया है। तो यार पहले जब ये लाइकन्स यहाँ पे सर्वाइव करने लग गए, आपको बताइए लाइकन्स में कौन कौन है यार, एल्गी है प्लस फंजाई है, ठीक है। यार आप लोगों ने ये पढ़ा था ना कि एल्गी पानी में रहता है, एक्वाटिक एरिया में रहता है, तो यार इसको तो पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन यहाँ तो रॉक के ऊपर कहीं से भी पानी वानी तो है नहीं, तो ये कहाँ से पानी लाएगा। फंजाई विल हेल्प। फंगल फिलामेंट्स क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं और हवा से मॉइस्चर को लेकर आते हैं और इसको कहते हैं ले एल्गी जा तू थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस कर। और एल्गी क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा, फंजाई ने इसके दोस्त ने इसको वाटर दे दिया, ये कर देगा मस्त फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर लेगा और शुगर्स बनाएगा। शुगर्स एक बारी बनाने शुरू कर दिए, तब अपने को भी खाना, एल्गी को भी, फंजाई को भी खाना, दोनों खाना अच्छे से खा लेंगे, जीवित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्रस्टोस लाइकन्स बिल्ड हुआ, फिर यार क्रस्टोस लाइकन्स के बाद मैंने कहा फोलियोस, फोलियोस का मतलब होता है पत्ते, एंड देन इज फ्रूटिकोस। फ्रूटिकोस ये कहीं पे आपको बुक में दिखेगा नहीं, पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, उसके बाद आप लोग को मैं लिखवा दूंगी जो नोट्स में होगा, ठीक है। तो फ्रूटिकोस लाइकन्स यहाँ तक आ गए, ठीक है जी। अब क्या होता है बच्चे, लाइकन्स ने जैसे अपनी ज़िंदगी जी ली, फोटोसिंथेसिस कर ली, यार फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर तो सिंथेसाइज होगा ही होगा, साथ साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट कुछ एसिड्स वगैरह भी सिक्रीट हो जाते हैं। क्या हो जाता है सिक्रीट, कुछ एसिड्स वगैरह भी सिक्रीट हो जाते हैं। अब यार ये एसिड्स पता है क्या करते हैं, इस रॉक के ऊपर ना कुछ दरारें सी क्रिएट कर देते हैं, ऐसे क्रैक्स क्रिएट कर देते हैं, क्रैक्स क्रिएट कर देते हैं। आपको पता है इन्हीं दरारों में और जगह बन जाती है, इन्हीं गैप्स में ना जगह क्रिएट हो जाती है, ताकि कुछ और प्लांट्स आके, कुछ और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इस रॉक से या एयर वाटर से मिलके, एयर से मिलके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। और थोड़ी देर के बाद आपको पता है नेक्स्ट स्पीशीज जो यहाँ पे देखेंगे, दैट इज़ मॉसेस। जी हाँ बच्चों, मॉसेस ग्रो करने लग जाते हैं। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हरियाली सी शुरू होने लग जाएगी, मॉस वगैरह ग्रो करने लग जाएंगे, मॉसेस वगैरह ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है, मॉसेस ग्रो करने लग जाएंगे। मॉसेस के बाद नेक्स्ट इज़ योर फर्न्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। फर्न्स वगैरह के बाद आपको बाद में जो भी आपके प्लांट्स हैं वो दिखाई दे सकते हैं, शर्ब्स दिख सकते हैं, हर्ब्स दिख सकते हैं, ठीक है, हर्ब्स शर्ब्स। तो आप ये सोचो यार, जहाँ पे पहले कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वहाँ पे अब कितना कुछ एग्जिस्ट कर गया। तो यार क्लियरली वी हैव स्टार्टेड विद समबडी,
हु वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस प्रोसेस? कौन थे यार? वो लाइकन्स थे। तो ऐसे बंदों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे बंदों को बोलेंगे पाइनियर स्पीशीज, पाइनियर बोलोगे। अब जो बीच में आते गए बहुत सारी स्टेजेस आ गई, मॉस आ गए, तुम्हारा टेरिडोफाइट्स आ गया, कोई और आ गया, ये बीच में ट्रांजिशनल स्टेजेस है। और फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जैसे कि आपके ये ग्रीन प्लांट्स हो गए, हर्ब्स हो गया, शर्ब्स हो गया, या हो सकता है यहाँ पे ना इस रॉक के पास में या इसके आसपास अच्छी खासी डेंस वेजिटेशन हो जाए, और कोई अगर नॉर्मल एरिया भी वहाँ पे एकदम फॉरेस्ट भी उग सकता है। तो यार फॉरेस्ट जैसी चीज़ या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अगर आ गए जो एकदम एनवायरनमेंट के साथ स्टेबल हो गए हैं, जो बार बार चेंज नहीं हो रहे हैं, वो कहलाएगा क्लाइमैक्स। जैसे पिक्चर में क्लाइमैक्स होता है, ठीक है, हीरो आ जाता है एंड में, वैसे ही हीरो जो है जो फाइनली स्टेबल हो गए हैं, दे विल बी कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उनकी स्पीशीज होगी ना बहुत सारी, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलोगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी व्हाट यू कैन से इज द स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। ये हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है। नाउ लेट अस ट्राई टू राइट डाउन इन प्रॉपर नोट्स कि पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा। बट आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई कैन बी अ लिटिल डिस्टेंट फ्रॉम द बोर्ड, और मैं पानी पी सकती हूँ तब तक। ठीक है जी। सो आई थिंक वी आर डन टिल हियर। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने समझा, सिर्फ अंडरस्टैंड किया, इससे सिर्फ हमने अंडरस्टैंड किया। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स राइट डाउन द टाइप ऑफ, लिखिए, टाइप ऑफ सक्सेशनल कम्युनिटी। तो यार अब पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, कम्युनिटीज़ का मीनिंग पता है आप लोगों को? कम्युनिटीज़, यू नो, कम्युनिटी इज़ द ग्रुप ऑफ मल्टीपल स्पीशीज़, ठीक है, दैट इज़ अ कम्युनिटी। अब बोला है टाइप ऑफ सक्सेशनल कम्युनिटीज़, ठीक है। नंबर 1 जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, दैट विल बी पाइनियर कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? पाइनियर कम्युनिटी, जो मैंने अभी आपको बताया, जो सबसे पहले आ गए। सो दिस इज द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी टू डेवलप इन अ बैरन एरिया, ठीक है। फर्स्ट बायोटिक लिखिए, फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी टू डेवलप इन अ barren area. So this is the first community. इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, डब्बे में बंद कर दो। सबसे पहले ये है। एग्जाम्पल के लिए बताओ जी, एग्जाम्पल अभी अभी मैंने बताया, लाइकन्स इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। कई जगहों पे ना आपको मॉसेस भी यहीं पे दिख जाएगा, पाइनियर कम्युनिटी में ही, बट आई वुड से यू राइट लाइकन्स ओनली हियर, ठीक है। अगर कोई एक्वाटिक सक्सेशन हो रहा है, मान लो यार ये तो हमने रॉक की बात करी ना, ठीक है, लेकिन कभी कभार सक्सेशन तो पानी में भी आ सकता है। अच्छा चलो एक एग्जांपल देती हूँ, या जस्ट थिंक अबाउट इट, आप मुझे बताना यार, आपने कभी नोटिस किया है? यार मैंने तो देखा था जब मैं छोटी थी, वी यूज़ टू लिव इन दिस एरिया जहाँ पे ना एक पॉन्ड होता था। कुछ सालों के बाद ना वो पॉन्ड सूख गया, एकदम पानी ख़त्म हो गया वहाँ का, और वहाँ पे ना एकदम डेंस वेजिटेशन हो गई। तो क्लियरली इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेशन। यानी कि पानी में भी ऐसा हो सकता है जहाँ कहीं लाइफ कुछ ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रही, वहाँ पे भी कुछ और ही आ जाए, कुछ और ही ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाए, कुछ और ही क्लाइमैक्स दिख जाए, है ना। तो पानी में भी सक्सेशन आ सकता है, और कई बार इतना ज़बरदस्त आता है कि जहाँ कभी पॉन्ड हुआ करता था वहाँ एकदम फॉरेस्ट ग्रो कर सकता है। जी हाँ बच्चों, तो यार लाइकन्स एग्जाम्पल हो जाएगा जहाँ पे टेरेस्ट्रियल मतलब किसी लैंड वाले एरिया में। अगर एक्वाटिक एरिया है तो हो सकता है वहाँ पे कुछ फाइटोप्लैंक्टन, these can also serve as you can say is this one, they can serve as your pioneer community, ठीक है। now moving further, let's write down about second community, जो आपको मैंने अभी समझा दिया है। कौन से वाले यार? सेकेंड वाले हो जाएंगे जितने भी बीच के हैं, यानी कि जितना भी ट्रांजिशन वाले हैं, जो भी बीच में आते रहे, चेंज होते रहे, आते रहे, चेंज होते रहे, सो दैट विल बी नोन एज ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। जी हाँ, ट्रांजिशनल और सेरल कम्युनिटीज, ठीक है। नंबर 2 इज ट्रांजिशनल और सेरल
कम्युनिटी। तो यार ये कौन से वाले हैं? जो इंटरमीडिएट है, जो आते गए, ठीक है, आफ्टर पाइनियर स्पीशीज, दीज आर आफ्टर पाइनियर स्पीशीज, ठीक है। सो वी विल राइट डाउन आफ्टर पाइनियर स्पीशीज, specific sequence, specific sequence or series of plant communities, specific sequence or series of plant communities, ठीक है, जो बीच में आती रही जाती रही, आती रही जाती, जो बार बार रिप्लेस होती गई, ठीक है। फाइनली यार एंजियोस्पर्म्स को आज तक किसी ने रिप्लेस नहीं किया है, बाकी सबको रिप्लेस करता रहा कोई ना कोई, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कौन आ जाएंगे यार? इसमें आ जाएंगे तुम्हारे मॉसेस, ठीक है, इसमें आ जाएंगे तुम्हारे फर्न्स, ठीक है, मॉसेस, फर्न्स, ये इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर हम एक्वाटिक की बात करें तो वहाँ पे कौन आ जाएगा? वहाँ पे भी आ जाएंगे तुम्हारे छोटे मोटे हैं सबमर्ज प्लांट्स, यस, सबमर्ज प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही लिखिए, काफ़ी है। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट यू राइट हियर इज़, यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स जो है, क्लाइमैक्स क्या था यार? क्लाइमैक्स जैसे पिक्चर में क्लाइमैक्स है, यहाँ पे भी क्लाइमैक्स है। फाइनली राइट डाउन हियर क्लाइमैक्स, हाँ ठीक है, ठीक है, यस यस। थर्ड वन इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी कौन सी होगी? जो स्टेबल है रिलेटिवली, सबसे ज़्यादा फाइनल है, लास्ट में जो आएगी, ठीक है, फाइनल स्टेबल, ठीक है, लास्ट स्लैश फाइनल और stable community, stable community which is in near equilibrium, near equilibrium with environment of an area, of that area। तो यार ऐसे वाले जो उस जगह पे रिलेटिवली स्टेबल है, मान लो एंजियोस्पर्म्स आ गए, वो उस जगह पे मस्त स्टेबल हो गए, उस एनवायरनमेंट के साथ एकदम इक्विलिब्रियम में आ गए, एकदम हार्मनी में आ गए, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएंगे आपके हरे भरे जंगल, जी हाँ, फॉरेस्ट आ जाएगा इसके अंदर, फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है जी, फॉरेस्ट आ जाएगा। So you can take a screenshot if you want to take that or whatsoever feels right, ठीक है। तो यार हम लोगों ने ये चीज़ लिख ली। अब यार हम लोगों को ना दो वर्ड और टर्म्स पता होनी चाहिए। देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड सेर, और सेरे भी बोल सकते हो। सेरे या सेर किसको बोलते हैं? यार जितनी भी आपको ये सीक्वेंस में दिख रही है ना, जितनी भी सीरीज़ दिख रही है, जितने भी आपको कम्युनिटी दिख रही है, चाहे वो पाइनियर कम्युनिटी दिख रही है, ट्रांजिशनल कम्युनिटी दिख रही है, या क्लाइमैक्स कम्युनिटी दिख रही है, और इसमें जो जो मेंबर्स होंगे, जो जो एग्जाम्पल्स होंगे, बच्चे इन सब को हम वर्ड देते हैं सेर, सेरे और सेर। मतलब जितनी भी सीक्वेंसेस हैं, जितनी भी आपको सीरीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ नज़र आ रही है, वो सब सेरे हैं, ठीक है। तो यार हम लोग इसका डेफिनेशन यहाँ पे कहाँ पे लिखें? लेट्स राइट डाउन इट ऑन अ न्यू पेज। तो व्हाट इज़ द टर्म सेरे? SERA, सेरे लिखो या सेर बोलो, जैसा भी आपको बोलने में मज़ा आता है वैसा बोलो, पर बोलो करेक्ट बोलो, ठीक है। सो व्हाट इज सेर? सेर इज एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज, एंटायर सीरीज ऑफ communities occurring in a biotic succession, in a biotic succession,
इज कॉल्ड सेर। बस इज कॉल्ड सेर नहीं लिख रही, बस इतना लिख रही हूँ, इन अबायोटिक सक्सेशन, या लिखना है तो लिख लो, इज कॉल्ड सेर, ठीक है। इज कॉल्ड सेरे और सेर, जो भी बोलने में अच्छा लग रहा है बोल सकते हो। तो इन सब को हम सेरे कहते हैं, या सेर कहते, सेरे या वड़े जो वड़ों से। सुनो, अब एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड सेरल स्टेजेस। स्टेजेस यार, जो स्टेज है, एक एक स्टेज को सेरल स्टेज बोलेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिविजुअल कम्युनिटीज़, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ जो बीच में आ रही हैं, उनको आप क्या बोलोगे, उनको यू विल कॉल एज सेरल स्टेजेस, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन हियर, नेक्स्ट पेज, सेरल, नेक्स्ट पॉइंट, सेरल कम्युनिटी किसको बोलोगे, व्हाट इज सेरल कम्युनिटी, द एंटायर इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। अभी आपको अगर कुछ बात नहीं समझ में आ रही है ना, आपको अभी समझ में आ जाएगा। वी विल टॉक अबाउट दी नेम्स ऑफ दीज इंडिविजुअल कम्युनिटीज, इनका नाम हम लेंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। सो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सेरल कम्युनिटीज, ठीक है। अभी पढ़ाती हूँ मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। आर कॉल्ड सेरल कम्युनिटीज, समझा देती हूँ, पर ये वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो यार अभी तक हमारी चीज़ें ये क्लियर हो चुकी हैं जीवन में कि सक्सेशन क्या है। सक्सेशन का मतलब है कि एक एरिया पे जहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ से ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग गए, वहाँ पे कुछ लाइफ स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर हमने ये देखा ऐसा प्रोसेस होगा, मॉसेस आ जाएंगे, पहले लाइकन्स, फिर मॉसेस, फिर फर्न्स, फिर प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, बड़े बड़े हरे हरे, हरियाली आ जाएगी, बड़े अच्छे खासे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। सो दैट वुड बी सक्सेशन। और ये हमने नाम लिख लिए, पाइनियर, ट्रांजिशनल, ये देखो सेरल कम्युनिटी लिखा ना, सेरल कम्युनिटी, और इस पूरे को सेर बोलते हैं। ये देख लो, सेरल कम्युनिटी इसको बोलते हैं, ट्रांजिशनल को, और इस पूरे को सेर बोलते हैं। अब ये भी दो टाइप का है, हाइड्रोसेर और जेरोसेर। अगर ये सारा सक्सेशन लैंड पर हो रहा है तो इसको बोलते हैं आप लोग, चलो लिख ही लेते हैं ना साथ साथ में, लेट्स राइट डाउन, ठीक है। लेट्स राइट इट डाउन, 1 सेकेंड। एक सेकेंड दीजिएगा, तुम्हारी मैम को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। यार सक्सेशन के टाइप्स हैं, ठीक है, चलिए लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक काम कीजिएगा, वाइल यू आर मेकिंग दिस आई वुड अगेन रिकमेंड कि आपके पास कोई भी अगर कॉपी वॉपी है, उसको क्या करना है, कमेंट में अभी तक तुम बता ही दोगे। अगर कॉपी ऐसे लिख रहे हो तो उसको ऐसा करके लिखना शुरू करो, क्योंकि जगह ज़्यादा मिलेगी जो मैं लिखवाने जा रही हूँ, ठीक है। सो टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द स्पेस एंड नाउ लेट्स राइट डाउन। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सक्सेशन लिखिए, टाइप्स ऑफ सक्सेशन लिखिए, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। सुंदर सुंदर नोट्स बन जाने चाहिए। और अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है पढ़ने वढ़ने का तो यार वीडियो लाइक कर देना, मैम को भी पता चले कि मैम ठीक पढ़ा रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑफलाइन में तो बड़ा मज़ा आता था बच्चों को, अब पता नहीं ऑनलाइन वीडियो देख के कैसा लग रहा है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट मी नो व्हाट अदर टॉपिक्स यू वुड वांट मी टू कवर, है ना, बताना मुझे। एनीहाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात करी। अब इसमें आप लोग ऐसे बनाओगे, एक साइड पे ऐसा, एक साइड पे ऐसा। दो टाइप्स नहीं है, दो बेसिस है। सो देयर इज वन विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट, बोल सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट, एंड सेकेंड इज विद रिस्पेक्ट टू न्यूडिटी ऑफ एन एरिया। न्यूडिटी ऑफ एन एरिया कहने का मतलब है, न्यूडिटी का मतलब खाली, कुछ ना होना। तो यार न्यूडिटी वो वाली नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है। कोई एरिया है वो कितना ज़्यादा एक्सपोज, न्यूडिटी मतलब एक्सपोज कितना, कैसे हुआ है। मान लो ऐसी जगह पे जहाँ पे कभी लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करती थी, जैसे हमने बोला ना कोई एक जैसे रॉक हो गया, ठीक है ना, तो दैट वुड बी कि कभी लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करती, हमेशा से एक्सपोज था। लेकिन कोई ऐसा एरिया जहाँ लाइफ थी लेकिन आग लग गई उस जंगल में, अब वो खाली हो गया,
एक्सपोज हो गया, सो दैट वुड बी अनदर टाइप ऑफ सक्सेशन। तो पहले लेट्स कंप्लीट फर्स्ट थिंग दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट। हैबिटेट में हम लोग लिखेंगे 2 टाइप हैं, वन इज हाइड्रोसेर, इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है, इसको इतने में इतनी जगह देनी है, ज़्यादा जगह नहीं देनी है, इससे भी कम दे सकते हो तो और भी कम दे देना। सो वन इज जेरोसर, जेरोसर एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोसेर। ठीक है, ठीक है, जेरोसेर एंड हाइड्रोसेर। यार जेरोसेर को आप लोग बोलते हो जेर आर्क सक्सेशन, जेरार्क सक्सेशन नाम याद करना पड़ेगा, और हाइड्रोसेर को आप बोलते हो हाइड्रार्क सक्सेशन। मेरे ख्याल से इतने इंटेलिजेंट तो आप हो ही यार, इतना तो मुझे भी तुम पे भरोसा है, नाम से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं यार। हाइड्रोसेर का मतलब हुआ ना जो पानी में सक्सेशन चल रहा हो, वही वाली एग्जांपल जो मैंने दिया कि पॉन्ड था वो खाली हो, मतलब वो था कभी और फिर बहुत सालों के बाद वहाँ पे पेड़ ही पेड़ हो गए, तो जहाँ पानी में अगर सक्सेशन हो रहा है उसको आप बोलोगे हाइड्रोसेर, और जहाँ लैंड में हो रहा है दैट इज जेरोसेर। ठीक है, तो यार मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक 1 वर्ड में जेरोसेर कहाँ पे चल रहा है, बस एक लाइन में लिख लेना है, बस इतना लिखना है। इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज, टेक्स ऐसे लिखो, टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज, ड्राई एरियाज लाइक रॉक हो गया, सैंड हो गया, ठीक है, या कोई सेलाइन कंडीशन जहाँ पे होगी। और हाइड्रोसेर कहाँ पे हो गया, कुछ लिखना ही नहीं है, सीधा बस स्टार्ट्स इन अ एक्वाटिक हैबिटेट, कुछ नहीं करना है, बस लिख लो स्टार्ट्स इन अ एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, स्टार्ट्स इन अ एक्वाटिक हैबिटेट दैट इज हाइड्रोसेर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। नाउ कमिंग टू द मेन वन विच इज with respect to nudity of an area. With respect to nudity of an area बच्चे 2 टाइप के सक्सेशन है, वन इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो तो यार इस पे ज़रूर ध्यान देना, तुम्हारे बोर्ड में पूछ सकते हैं, और अगर आप नीट वाले हो तो ज़रूर क्वेश्चन आएगा। इस पे मैं ना यहाँ पे 5 स्टार लिख रही हूँ क्योंकि 5 स्टार टॉपिक यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ज़रूर पता होना चाहिए यार, इससे सवाल ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। So we'll write down simply with respect to nudity of an area, this can be called primary succession, primary succession, or this can also be called secondary succession. Primary succession and secondary succession. ठीक है, ये रहा। अब हम इसको ना एक काम करते हैं, समझते हैं एंड फिर इसको लिखेंगे। अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लेट्स लीव इट हेयर फॉर द टाइमिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो यार ये फ़ोटो आप अच्छे से देखो यार, ये फ़ोटो वही है, दिस वन यहाँ पे दिस इज़ प्राइमरी सक्सेशन, ऐसे भी लिखते हैं ना, 1 के ऊपर डिक्रीज प्राइमरी, ठीक है, और दिस इज़ सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, अब यार अच्छे से समझो पहले, ये देखिए ये एक ऐसा बैरन एरिया है जहाँ आज तक कभी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, तो क्या ये व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ यू कैन से अ बैरन एरिया, या फिर ऐसा कहीं पे जहाँ पे वॉल्कानिक इरप्शन हुई है तो कभी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो यहाँ पे लाइफ नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, लाइफ नेवर एग्जिस्टेड, कभी लाइफ थी नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, मैम ये तो आग लगा रहे हो आप, पता नहीं क्यों आग लगा रहे हो। यार आग मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मान लो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे प्लांट्स वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, तो यानी कि कभी कभार एक ऐसा एरिया जिसमें लाइफ स्टार्ट थी, लाइफ थी, ये देखो जैसे प्लांट्स थे, सब कुछ था, वेजिटेशन थी, लेकिन किसी नेचुरल क्लेमिटी की वजह से, जैसे कि यार फायर आ गई या मान लो फ्लड आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर कोई हुआ, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर के होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ से लाइफ जो है ख़त्म हो गई, लाइफ ज़ीरो हो गई। मैं समझा रही हूँ, ये लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो लाइफ क्या हो गया, ख़त्म ही हो गया, यहाँ पे लाइफ अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब यार ऐसी किसी जगह पर, यहाँ पे कभी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी इनिशियली, ठीक है, नाउ इट इज़ ज़ीरो, नाउ ज़ीरो, अब ख़त्म हो गई है, अब कुछ लाइफ नहीं है। यानी कि बेसिक ये दोनों अब नेट ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, शून्य ये भी शून्य है, भी यहाँ भी कोई लाइफ नहीं है, यहाँ भी कोई लाइफ नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है,
मान लो अब सक्सेशन आने वाला हुआ, फिर से यार कायनात ने बोला चलो यार फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं, चलो फिर से कुछ ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पे लाइफ जल्दी आना स्टार्ट होगी, कहाँ पे सक्सेशन जल्दी आ पाएगा, इस जगह पे या इस जगह पे? और सोच समझ के आंसर देना, क्यों लगता है आपको? अगर आपको लगता है कि मैम इस जगह पे आएगा तो क्यों लगता है, अगर आपको लगता है मैम इस जगह पे आएगा तो क्यों लगता है? चलो आधे बोलेंगे कि चलो जो सोच रहे हैं कि मैम यहाँ पे लाइफ जल्दी आएगी, तो मैं कहूँगी यार बेटा यहाँ पे तो नॉर्मल स्पीड से ही आएगी, यहाँ तो वैसे ही लाइकन्स ही ग्रो कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइकन्स आएंगे, फिर मॉस आएगा, फिर फर्न आएगा। इट विल टेक अराउंड 100 to 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स, इतना टाइम लगेगा इसको यहाँ पे लाइफ में आने में। लेकिन इस जगह पर बच्चों लाइफ जल्दी स्टार्ट होगी, सक्सेशन जल्दी आएगा, pioneer species, transitional stages, communities and the climax community will come faster here. Reason being, यार आग अगर ऊपर ऊपर से लग गई तो क्या लगता है यहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं होगी? यहाँ पे तो सॉइल फर्टाइल थी ही नहीं, यहाँ पे तो सॉइल फर्टाइल थी ही नहीं कभी, वो अब जाके फर्टाइल होगी जब सक्सेशन आएगा। यहाँ पे तो यार लैंड तो फर्टाइल था। थिंक अबाउट कि आग अगर ऊपर ऊपर लगी, आपको नहीं लगता अंडरग्राउंड भी आलू वालू होते ही हैं, पोटैटो हो सकता है अंदर, या हो सकता है कोई और ऐसे अंडरग्राउंड सब्जियां बहुत सारी होती है, ज़मीन का टर्निप, बहुत कुछ है जो सॉइल के अंदर होगा। यानी कि ये सॉइल फिर भी ज़्यादा फर्टाइल है, इट इज़ मोर फर्टाइल, ये ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा फर्टाइल है। तो यार जहाँ ज़्यादा फर्टाइल है यहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो पाइनर स्पीशीज़ आराम से रह पाएगा, फिर बाकी यहाँ भी आ जाएंगे और फाइनली क्लाइमैक्स भी जल्दी सेकेंडरी सक्सेशन में ही देखने को मिलेगा। So this is what I wanted you to understand. Now let us write it down. I hope it is clear. यहाँ पे सॉइल फर्टाइल ही नहीं है, यहाँ पे सॉइल फर्टाइल है। आग ऊपर लगी है, सॉइल के नीचे नहीं लगी है भैया। सॉइल के नीचे अभी भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स, अभी भी ऐसा बहुत सारा खजाना छिपा हुआ हो सकता है, आलू की फॉर्म में, ज़मीन कंद की फॉर्म में, टर्निप की फॉर्म में, या ऐसे कई सारी अंडरग्राउंड सब्जियों के फॉर्म में। तो दैट मेक सॉइल मोर फर्टाइल, विच इज़ वाई सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ जल्दी होगा, मतलब सेकेंडरी सक्सेशन जल्दी होता है। सो प्राइमरी वो जहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ, सेकेंडरी वो जहाँ कुछ था लेकिन उजड़ा चमन हो गया। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो नोट्स हमारे सुंदर सुंदर ही रहना चाहिए, इसको कोई छेड़ेगा नहीं, ये हमारी संपत्ति है, इसको हम बड़े प्यार से लिखेंगे। सो प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन में सबसे पहले ये कहाँ स्टार्ट करता है प्राइमरी सक्सेशन? वेयर डज इट स्टार्ट्स? इट स्टार्ट्स एट अ बैरन एरिया, नेवर कभी भी चलो लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट्स, दिस स्टार्ट्स एट अ बैरन एरिया वेयर लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, never existed before। ठीक है, तो ये हमने इसकी बात लिखी। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे होता है? ये वो जगह थी जहाँ पे स्टार्ट्स एट एन एरिया वेयर somehow life was possible। ठीक है, और somehow the area lost the living organism that had lived here। so लिखिए starts in an area, starts at an area where life or living organism somehow died before। क्लियरली मतलब लाइफ एग्जिस्टेड, यानी कि लाइफ एग्जिस्टेड बिफोर। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट करती थी पहले। ठीक है, लाइफ एग्जिस्टेड बिफोर, यहाँ पे लाइफ नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। ये पहला पॉइंट हमने लिखा। फिर हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, कहाँ की माटी कहाँ की ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, माटी कहाँ की ज़्यादा फर्टाइल है बताइए? यहाँ की माटी कम फर्टाइल होगी प्राइमरी सक्सेशन में, यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है? यहाँ पे इट टेक्स लिखिए, इट टेक्स, एनसीईआरटी वाली लाइन है ये, इट टेक्स hundreds to thousands years
2,000 years to colonize as the soil wasn't fertile before, क्योंकि यहाँ पे सॉइल कभी फर्टाइल नहीं थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कॉलोनाइज करने के लिए, फर्टाइल सॉइल बनाने के लिए, ठीक है। सो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स टू कॉलोनाइज, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल, ऐसा ही लिख दो सीधा, टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल, टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल, बस सिंपल इतना भी लिख सकते हो। यस यस यस, टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल, छोटा लिखेंगे ना, फर्टाइल सॉइल। इट टेक्स हंड्रेड्स और थाउजेंड ईयर्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल। यहाँ पे सॉइल वॉज फर्टाइल बिफोर, ठीक है, ड्यू टू अंडरग्राउंड vegetation, the soil is fertile, a soil has some fertility, ठीक है, तो ऑलरेडी सॉइल इज फर्टाइल, ठीक है, सो सक्सेशन विल बी फास्टर ड्यू टू अंडरग्राउंड वेजिटेशन, द सॉइल हैज सम फर्टिलिटी, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे सक्सेशन कहाँ पे फास्टर होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, सक्सेशन विल बी स्लोअर, सक्सेशन विल बी स्लो, ठीक है, यहाँ पे सक्सेशन विल बी फास्टर, सक्सेशन will be faster, सक्सेशन फास्टर होगा। क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहाँ जल्दी अराइव करेगी, कहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी जल्दी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी ऑब्वियसली, यहाँ क्लाइमैक्स जल्दी आएगा, क्लाइमैक्स इज रीच क्विकली, यहाँ पे क्लाइमैक्स विल टेक सम टाइम, ठीक है, टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच क्लाइमैक्स, टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम to reach climax, ठीक है, और यहाँ पे climax will be reached quickly, ठीक है, क्लाइमैक्स जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यार सीधा एग्जाम्पल लिखना हम लोगों को, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना, सिंपल है। कहाँ पे हुआ था यार, मैंने बताया था कि प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे होगा, कूल्ड वेल्केनोज जहाँ पर थे, मतलब वॉल्केनो कभी हुआ था इरप्शन, अब वहाँ शांत हो गया, बैरन रॉक हो गया, एबेंडेंड एरिया हो गया, ठीक है, ऐसा कोई एरिया। तो लिखिए इस चीज़ को, मैं इसको ना नीचे बैठ के लिख रही हूँ, ये मत समझना टीचर कहाँ डूब गया, टीचर नहीं डूबा है, टीचर यहीं पर है। आप लोग लिखेंगे क्या है, कूल्ड वॉल्केनिक लावा, यहाँ पे कहीं पे, या मान लो सैंड ड्यून्स है, आई होप इट इज़ विजिबल यार, नहीं दिखाई दे रहा तो आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना, सैंड ड्यून्स की जगह पर, या न्यूली एक्सपोज्ड पानी वाला एरिया, न्यूली एक्सपोज्ड सी हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। रॉक्स वगैरह पे, रॉक्स पे इग्नियस रॉक्स, मेरे पास जगह नहीं है, इग्नियस रॉक्स, आई होप इट इज़ विजिबल। और यहाँ पे क्या होगा यार, जहाँ पे कभी कुछ हुआ, कट फॉरेस्ट हो गया, डिफॉरेस्टेशन जैसे हम लोग करते रहते हैं, कट फॉरेस्ट्स हो गए, या आग लग गई फॉरेस्ट में, ठीक है, लैंड या फॉरेस्ट्स दैट कॉट फायर, और लैंड जहाँ पे फ्लड आ गया, लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड, दैट हैव बीन फ्लडेड, जगह कम थी इसलिए मैंने शॉर्टकट मार दिया, दैट्स बीन लिख दिया मैंने, दैट हैव बीन होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। आई होप इट इज़ विजिबल एंड इट इज़ क्लियर एंड टीचर इज़ हियर, ठीक है, टीचर यहाँ है, ठीक है। आई होप दिख गया सब लोगों को क्या क्या लिखना था हम लोगों ने, नोट्स हमारे अच्छे बन जाने चाहिए। अच्छा सुनो, डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल लिख दूँगी मैं अपना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको नोट्स भी चाहिए,
देन इट इज़ पॉसिबल। टेलीग्राम पे आप मेरा नाम भी सर्च करोगे ना, प्रीतिका कौल, तो आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाऊंगी। जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे ना, वो वाले में ज्वाइन कर लेना, तो नोट शेयर होते रहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव रिटन अबाउट सक्सेशन, ये हमने कर लिया है। चलो यार, अब हम काम की बात पर आते हैं। लेट्स कम टू द पिक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर ऑफ NCERT, जहाँ से सारे सवाल आने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, देखो यार, मैं चाहती ना तो मैं एक बहुत खूबसूरत सी फ़ोटो भी लगा सकती थी यहाँ पे सक्सेशन के लिए, पर मैंने सोचा नहीं यार, आप लोगों को ना फ़ोटो आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ये नीट के हिसाब से वेरी वेरी आइयो बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जी हाँ बच्चों, तो यार क्या हो रहा है, ये NCERT ने ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। NCERT ने सक्सेशन बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने ये सक्सेशन पता है कौन सा बताया हुआ है, पानी से स्टार्ट हो रहा, तो कौन सा सक्सेशन है ये? व्हाट डू यू थिंक, इट इज़ अ हाइड्रार्क सक्सेशन और इट इज़ अ ज़ेरार्क सक्सेशन? जो मैंने आपको पढ़ाया स्टार्टिंग में, ये वाला माउंटेन वाला, ये जो मैं समझा रही थी, दिस वॉज क्लियरली ज़ेरार्क सक्सेशन, या ज़ेरोसिर कह सकते हो, ठीक है। लैंड पर मैंने दिखाया ना आपको, तो ये ज़ेरार्क सक्सेशन था। लेकिन ये जो NCERT दिखा रही है, NCERT ने ये जो फोटो में दिखाया, पानी से स्टार्ट किया ना, तो दिस इज़ अ हाइड्रोसिर। सो ये क्या है भाई? हाइड्रोसिर, या फिर आप इसको क्या बोलते हो? हाइड्रार्क सक्सेशन, हाइड्रार्क सक्सेशन भी बोल सकते हो। तो यार राजा देखिए, सबसे पहले क्या दिखाया इसने? नंबर 1 लिखा है फाइटोप्लैंक्टन, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, बाकी सब फालतू है, और ये फाइनल है, ये सब है, फालतू नहीं है यार। आई मीन वो बीच की वो थी, ट्रांजिशनल थी, दिस इज क्लाइमैक्स, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, दिस इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। मैं बताऊंगी क्या लर्न करना और क्या आएगा, ठीक है। सुनो, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन के बारे में लिखा है यार। फाइटोप्लैंक्टन क्या है राजे? फाइटोप्लैंक्टन इज द पाइनियर कम्युनिटी, ठीक है। सो दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज पाइनियर कम्युनिटी, यानी कि जिसने स्टार्ट किया सक्सेशन को, जिसने सक्सेशन को स्टार्ट किया। तो पाइनियर कम्युनिटी में कौन आ गए? फाइटोप्लैंक्टन्स आ गए। यार आप अपने दिमाग से सोच सकते हो फाइटोप्लैंक्टन कौन थे? फाइटो का मतलब होता है लाइट, और प्लैंक्टन का मतलब है पैसिवली फ्लोटिंग बॉडी। तो यार पानी में ऐसे कौन से पैसिवली फ्लोटिंग बॉडी थे? याद करो, यूनिसेल थे कुछ, प्रोटिस्ट हो जाएंगे ना, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो फाइटोप्लैंक्टन में एग्जाम्पल किसका होगा? आप लिख सकते हो डायटम्स हो गए, डेस्मिड्स हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। सुनो, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक बारी एम्स में क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल के ऊपर, बट जनरली एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते नहीं हैं आपको। लेकिन क्वेश्चन पता है क्या आएगा नीट में? ये गायब कर देंगे और बोलेंगे बताओ ये कौन सी स्टेज है, फाइटोप्लैंक्टन के बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन। या फिर मान लो इसको गायब कर देंगे, फिर बोलेंगे बताओ ये फाइटोप्लैंक्टन है, ये सबमर्ज प्लांट स्टेज है, ये तीसरा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। फिर मान लो ये सब दे दिया और ये उड़ा दिया, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। फिर मान लो ये रखा, ये उड़ा दिया, तो क्या है। तो यार हमको जो जोर देना है ना, वो पता किस किस पे देना है? ये सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर और सिक्स्थ पर। फॉरेस्ट को तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो यार पहले तो हमें रट्टे लगाने हैं, किनके? इनके नाम रट्टे लगाने हैं। नाम के साथ साथ आपकी आंखों में इतनी ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि फ़ोटोज़ में भी क्या डिफरेंस है। या देखो, अगर आपको इस बोर्ड में ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा ना, अपनी NCERT खोलो, आपको पता चल जाएगा। खोल के देखो अपनी NCERT। फाइटोप्लैंक्टन आपको देखना आना चाहिए। यार क्या पता अगर मान लो इसका स्निपेट दे दिया कि बताओ यार ये कौन सी स्टेज है, तुम तो रोने वाले हो जाओगे कि मैम ये क्या हो गया हमारे साथ, हमें क्या पता, पानी तो यहाँ भी दिख रहा था, पानी तो यहाँ भी दिख रहा था, पानी तो यहाँ पे भी दिख रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है यार, सब कुछ जानना है। सबसे पहले आ गए फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन के बाद आए सबमर्ज प्लांट स्टेज, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वार्म स्टेज, मार्श मिडो स्टेज एंड स्क्रब स्टेज। तो बच्चे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सब के सब क्या है यार? दीज ऑल आर ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। दीज आर ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। ये ट्रांजिशनल कम्युनिटीज हैं जो बीच बीच में ट्रांजिशनल है, ठीक है, जो चेंज होती रही। तो पहले कौन सी आई? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। यार इन दोनों को पहले याद करो।
सबमर्ज इधर भी है, सबमर्ज इधर भी है। यार इधर देखना, इसमें लिखा हुआ है सबमर्ज प्लांट स्टेज, जिसमें ना प्लांट डूबा हुआ है। ये देखो, पहले प्लांट डूबा होगा, फिर बाद में प्लांट बाहर निकलेगा, जो तुम्हें ऊपर से दिखाई देगा। ये देखो ऐसा तैरता हुआ दिखाई दिए, तो ये फ्री फ्लोटिंग हो गए। जो ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए, याद रखना है इनका नाम क्या है, फ्री फ्लोटिंग है। तो पहले वाले सबमर्ज प्लांट डूबे हुए, फिर जब वो ऊपर आ गए तो फ्लोट करें, दैट इज़ फ्री फ्लोटिंग। इसका एग्जाम्पल सबमर्ज प्लांट स्टेज का एग्जाम्पल है तुम्हारा वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया लिख लीजिए, वेलिसिनेरिया इज एन एग्जाम्पल। वी कैन राइट सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, एक आधी एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं। हाइड्रिला भी लिख सकते हो आप, हाइड्रिला। अच्छा, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग का एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो पिस्टिया। हालांकि आप याद करो यार, पिस्टिया जो था वो हमेशा वेलिसिनेरिया के साथ ही आता था, लेकिन वो अलग स्टेज में आता है, वो ज़्यादा एडवांस्ड है। सो पिस्टिया यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ गया वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला, फिर आ गया आपका पिस्टिया ले लो, और एजोला, एजोला भी लिख सकते हो। तो यार मेरे पास ना जगह थोड़ी ज़्यादा नहीं है, लेट मी राइट इट हियर, इधर लिख लेती हूँ, ठीक है। इधर सबमर्ज पी प्लांट का यहाँ पे लिख लेती हूँ पिस्टिया एजोला। अब आधे कलाकार बच्चे कहीं ये ना समझ ले कि मैम आपने फॉरेस्ट का लिखा है क्या एग्जाम्पल। भाई ये मैंने इनके एग्जाम्पल लिखे हैं, इसके, ठीक है, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं। पिस्टिया एजोला ये है सबमर्ज पी प्लांट, फॉरेस्ट का कोई एग्जाम्पल नहीं है। फिर आ जाता है रीड स्वाम्प स्टेज। स्वाम्प का मतलब होता है यार दलदल। दलदल पता कैसा होता है, दलदल ना पता ही होगा, सुना ही होगा आपने, जहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा पानी भी है और लैंड भी है, तो यार पानी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। तो देखो यार दलदल वाले केस में आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। हालांकि इसमें और इसमें दिक्कत आएगी, दिक्कत आने वाली सिर्फ रीड स्वाम्प स्टेज में और मार्श मीडो स्टेज में। अब इसको लर्न पता कैसे करना है यार, इसमें ना रीड स्वाम्प स्टेज में फिर भी आपको कॉर्नर्स पे पानी दिखाई देगा, यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी आपको थिक वेजिटेशन मिलेगी, तो ऐसे लर्न कर लेना। यहाँ पे जहाँ कॉर्नर्स पे पानी होगा और बहुत ज़्यादा झाड़ बीच में नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ बीच में है और कॉर्नर्स पे भी झाड़ लगी हुई है, तो दैट इज़ मार्श मीडो। सो दिस इज़ हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन रीड स्वाम्प एंड मार्श मीडो। यहाँ दिक्कत होगी। रीड स्वाम्प स्टेज में तुम एग्जाम्पल दे सकते हो टाइफा सैजिटेरिया। दो एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, कोई बात नहीं, लिख लो। याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का, दुखी नहीं होने का है, ठीक है। रीड स्वाम्प स्टेज में आ जाएगा टाइफा सैजिटेरिया। टाइफा सैजिटेरिया, ठीक है। सैजिटेरिया में सिंगल जी होता है, लिखिए Sagittaria typha, that is your reed swarm stage. Then comes marsh meadow stage. marsh meadow stage में तुम लिख सकते हो कैरेक्स एक नाम है, जकास नहीं याद रख लेना, जंकास याद रख लेना, तो कैरेक्स और जंकास याद रख लेना, ठीक है। देन कम्स द लास्ट स्टेज, दैट इज स्क्रब स्टेज। स्क्रब स्टेज में तुम लोग रख सकते हो एनलस एंड पॉप्यूलस। तो मर्जी है यार, मैंने आप लोगों को दे दिए बहुत सारे नाम, आपकी जैसी इच्छा हो आप इनको लर्न कर सकते हो वैसे। एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर। आई विल गिव यू सम टाइम। मैम ले रही 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक, आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर दो। आई होप दिस इज़ विजिबल। और मैम का माइक थोड़ा सेट नहीं है, वाइल आई एम सेटिंग अप माई माइक, यू कैन सेट अप योर नोट्स।
थिंक वी आर गुड टू गो। कभी कभार आ जाते हैं ऐसे छोटे छोटे काम। ठीक है, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज डन, दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, अब हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल पे आते हैं। तो ये हम लोगों ने एक सक्सेशन कर लिया, एक बार रिवाइज कर सकते हो अपने मन में भी और मेरे साथ में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार सबसे पहले हमें लर्न क्या करना था? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन में क्या आ जाएगा यार? फाइटोप्लैंक्टन में तो आपको बताइए डायटम्स, रेस्मिड्स, ज़्यादा टेंशन नहीं है, डाइनोफ्लैजेलेट्स। फिर कौन से आ जाते हैं? सेकेंड स्टेज पे आ जाएंगे आपके सबमर्ज प्लांट, जो डूबे हुए हैं। तो डूबा हुआ कौन है यार? डूबा डूबा रहता हूँ, याद आ गया मुझे, वैलिसिनेरिया। डूबा डूबा कौन रहेगा? वैलिसिनेरिया। वैलिसिनेरिया रहेगा, हाइड्रोला रहेगा। फिर आ जाएगा फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज फ्री फ्लोट, जो ऊपर से तैर रहा है। एजोला हो गया, पिस्टिया हो गया। ठीक है, फिर आ गया रीड स्वार्म स्टेज और मार्शमेडो, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। रीड स्वार्म स्टेज का एग्जाम्पल टाइफा सेजिटेरिया। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कैरेक्स एंड जनकास, और लास्ट में है एलिनस एंड पॉपुलस, स्क्रब स्टेज। तो यार इनके नाम याद कर लेना। सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वाम्प के बाद नेक्स्ट हो गया मार्श मिडो। पहले स्वाम्प आएगा फिर मार्श आएगा, गलती से कुछ मत और लिख देना। रीड स्वाम्प है, RS है ये, RS स्टेज। मार्श मिडो RSMM, याद रखना। एक बार एक बच्चे ने पता क्या लिख दिया था, मैं कॉपी चेक कर रही थी, रीड मिडो स्टेज। अलग ही करने लग जाते हैं बच्चे, कई बार टैलेंट दिखाने लग जाते हैं। रीड स्वाम्प है, मार्श मिडो है और स्क्रब स्टेज। स्क्रब स्टेज एंड में, और लास्ट में आ जाता है तुम्हारा फॉरेस्ट में आ जाएंगे सारे तुम्हारे प्लांट जो भी तुम्हें लिखने हैं, जो भी जंगल में जितने भी तुम्हें पता होंगे वो सब इधर आ जाएंगे, सारे प्लांट्स आ जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक सक्सेशन इज डन। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्वेश्चन जहाँ से आएंगे मैं ज़रूर बताऊँगी, और बने रहो, मैं बताती हूँ। चलिए पहले तो यार न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का डेफिनेशन पता होना चाहिए। देखो यार, ये बड़ी गलत बात होगी अगर हम मान लो सब कुछ ही यूज़ करते जाएं और कुछ देना। यार आपको सही बताऊं तो यार, हम लोग इन अ वे, हम लोग अपने, बड़ी फिलोसफिकल सी लाइन है, तुम लोग मुझे जज मत करना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना अपने एंसेस्टर्स की डेड बॉडी पे खड़े हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यार जब हमारे एंसेस्टर्स होंगे, वो मर गए होंगे, उनका जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो कहाँ गया यार? सॉइल में गया। उसी सॉइल से न्यूट्रिशन किसको मिला? प्लांट को मिला। उन्हीं प्लांट्स को किसने खाया? हमने खाया। तो क्लियरली ये सब साइकिल चल रहा है, ये पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है। फिर हम कभी मरेंगे, फिर हमारी बॉडी से जो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर वो प्लांट्स लेंगे, फिर वो प्लांट्स को हमारी नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूम करेगी। सो इसलिए मैंने बड़ी फिलोसफिकल सी लाइन बोल दी कि हम अपने एंसेस्टर्स की डेड बॉडी पे खड़े हैं। सॉरी इफ़ इट्स हर्टिंग समबडी सेंटिमेंट्स, बट दिस इज़ वॉट आई फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा समझ में आया। और यार ये एक साइकिल सा जो चल रहा है, इसको आप कहते हो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोल सकते हो। यार इसमें ना दो चीज़ें हैं, कार्बन साइकिल पे क्वेश्चन नहीं आता है, फॉस्फोरस साइकिल पे क्वेश्चन आता है। कार्बन साइकिल पे मैंने कभी नहीं देखा है अपने 8 साल के करियर में क्वेश्चन, कभी नहीं देखा है मैंने। ठीक है, तो जिपर वेपर में आ गया होगा परसेंटेज के ऊपर, लेकिन मैंने तो नहीं देखा, मुझे याद भी नहीं है। अब डोंट मिसकोट मी, अब कहीं एम्स हो तो कहीं भी नहीं था यार। ठीक है, तो यार एक बारी लिख लेते हैं हम लोग इस पे, न्यूट्रिएंट साइकिल, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसको आप प्यार से क्या बोल सकते हो? बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोल सकते हो। तो यार बायो का मतलब क्या हुआ? लिविंग। जियो का मतलब क्या हुआ? जियो का मतलब कुछ भी हो सकता है, रॉक हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो यानी कि ऐसा साइकिल जो न्यूट्रिएंट्स को बिटवीन द रॉक, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सप्लाई करे फ्रॉम रॉक, एयर और वाटर। ठीक है, अब यार यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है जिस पे क्वेश्चंस 2016 में भी है, 2017 में है, 2018 में भी है, बहुत बारी क्वेश्चन आ रखा है, दैट इज़ ऑन द स्टैंडिंग स्टेट। सो विच इज़ द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आपके ना दिल में एकदम बसी होनी चाहिए, एकदम बसी होनी चाहिए। तो यार यहाँ पे हम एक डब्बा बनाएंगे, इसको बड़े प्यार से बनाएंगे, इसको कोई पिक्चर दिखाएंगे, इतना इसको स्पेशली लिखेंगे। सो व्हाट इज़ द टॉपिक? द टॉपिक हैज़ टू बी स्टैंडिंग स्टेट। ये तुमसे पूछ लेंगे यार, ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा है ताकि आप इसकी इज्जत करो। नमस्ते करो, नमस्ते। दिस इज़ वेरी वेरी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़रूर आएगा अगर आना हुआ
तो इकोसिस्टम से अगर क्वेश्चन आता है ना तो स्टैंडिंग स्टेट से रिपीटेडली क्वेश्चन आया है कि स्टैंडिंग स्टेट किसको कहते हो। बड़ा आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं यार। सॉइल होती है, सबको बताइए सॉइल है, ठीक है। ये मैंने एक लेयर बना दी, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं। सॉइल के अंदर और क्या होगा यार, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी तो हैं, सॉइल के मिनरल्स भी तो हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, पोटाशियम हो गया, कुछ और हो गया, तो मिनरल्स भी हैं, सॉइल भी है और न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the soil at a given time in a given area or at a given time, ठीक है, at any given time, at any लिखना चाहिए, a नहीं लिख सकते हो, at any given time, at any given time. So what is that called? This is called standing state. तो ये standing state है। जितना भी इसको अपनी कॉपी में जगह देनी है, ये नहीं छोटा सा लिख दिया सस्ते में, छोटा छोटा करके लिख देंगे, नहीं यार, प्यार से लिखो, अच्छे से लिखो। तो स्टैंडिंग स्टेट किसको कहते हैं? स्टैंडिंग स्टेट का मतलब है जितने भी न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एट अ गिवन टाइम। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने एक जगह पे एक वो बना दिया है अपने घर के आगे, मैंने एक क्या कहते हैं, एक किचन गार्डन सा बना दिया है। तो किचन गार्डन में मैंने बहुत सारी चीज़ें उगा दी एंड विद रिस्पेक्ट टू मैंने एक एरिया में कुछ भी नहीं उगाया, वहाँ सीधे खाली मिट्टी रखी हुई है। तो न्यूट्रिएंट तो वहाँ पे भी है और न्यूट्रिएंट यहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर होगा? जहाँ पे मिक्स वेजिटेबल्स ग्रो कर रही है, क्योंकि उनके भी बॉडी से कुछ निकल रहा है, शुगर्स बन रहे हैं, कुछ और सिंथेसाइज हो रहा है। तो आपने इस प्लॉट में क्या देखा? स्टैंडिंग स्टेट देखा। और दूसरे प्लॉट का भी आपने क्या चेक किया? स्टैंडिंग स्टेट चेक किया। तो अब यार ये बायोलॉजिस्ट को बोलने में बड़ी शर्म नहीं आएगी, तेरे लैंड में कितना न्यूट्रिएंट है, तो इस लैंड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट है कि नहीं? तो इसको बड़े सोफिस्टिकेटेडली बोलते हैं, व्हाट इज़ द स्टैंडिंग स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल, व्हाट इज़ द स्टैंडिंग स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल, इज़ इट हेल्दी, इज़ इट नॉट हेल्दी। बस इतना, बस पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, लेकिन आना तो ज़रूर है ये, ठीक है। और न्यूट्रिएंट साइकिल किसको बोलोगे आप? कि इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होते रहना थ्रू आउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का भी तो डेफिनेशन आना चाहिए ना, यहीं पे लिखें, चलो दूसरे पेज पे लिखते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है? It is the movement or the cyclic movement of nutrients, the movement of nutrients in an ecosystem via different components of an ecosystem, ठीक है। components of an ecosystem क्या हुआ यार? जैसे हमसे कहीं और गया, कहीं और से कहीं और गया, वही वाली चीज़। different components of an ecosystem is called nutrient cycling, is called न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। अब यार हम लोगों को एनसीईआरटी ने ना बड़ी क्लियरली लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं, सीधा डिफरेंस करते हैं। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। जैसे मैं लिखवा रही हूँ आप भी वैसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे, ज़्यादा स्टंट नहीं मारेंगे। मैम ने बहुत स्टंट मारे हैं और बहुतों के स्टंट सही भी किए, तो अपनी मेहनत सेव करो। जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे लिखते जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। सो यहाँ पे दो टाइप के बायोजियोकेमिकल साइकिल है। वन इज़ गैसियस साइकिल एंड सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल,
वन इज सेडिमेंट्री साइकिल, गैशियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। नाम से क्या समझ में आ रहा है यार? कुछ हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम गैशियस फॉर्म में किसी को देते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट क्या देता है? CO2 देता है। ओ सॉरी, हाँ मतलब ठीक बोला मैंने। हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और प्लांट कंज्यूम करता है CO2। तो जो गैस की फॉर्म में रोटेट हो रहा है फ्रॉम वन कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, दिस विल वाया गैशियस और वेपर्स, दैट विल बी गैशियस साइकिल। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो सेडिमेंट्री है, जैसे कि मान लो फॉस्फोरस फॉस्फोरस हमारे किस में होता है? ATP में होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या न्यूक्लिक एसिड में, या हमारी सेल मेम्ब्रेन्स में होता है। तो यार ये हमारी बॉडी का इंटेग्रल कंपोनेंट है। और हमें कहाँ से मिलता है? ये प्लांट से ही मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट को खाने से, उसकी बॉडी को खाने से हमारे अंदर जो आ रहा है, तो सॉलिड फॉर्म में जो आ रहा है, दैट विल कम अंडर सेडिमेंट्री साइकिल। तो ठीक है, हम लोग लिखेंगे नंबर वन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं लिखवा रही हूँ, और यहाँ तरफ पे दोनों जगह पे हो जाएगा। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पॉइंट नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, ये पॉइंट नंबर 1 है। अब दोनों का कंपैरेटिव लिखो। मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखवाती हूँ, मेरा स्टाइल है, ठीक है। तो प्रीतिका मैम का अलग ही स्टाइल है, अलग ही स्वैग है मैम का, ठीक है। तो यार मुझे बड़ा बोरिंग लगता है वो, बल्कि तुम लोग ना अपने स्कूल में भी आदत डाल दो। मैं हर बारी जहाँ भी मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे मैं हमेशा अपने बच्चों को ये चीज़ बताती हूँ कि यार जब भी आपको कोई डिफरेंस लिखना हो ना, तो पूरी कहानी मत लिखो। गैशियस साइकिल में एक्सचेंज इज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ गैसेज और वेपर्स। सेडिमेंट्री में एक्सचेंज दो बारी मत लिखो, सीधा यहाँ लिखो, टीचर को दिखाई देगा, बल्कि टीचर भी थोड़ा सा वाह हो जाएगा, भाई ये क्या कमाल की बात लिखी, बीच में काम की चीज़ लिखी, यहाँ सिर्फ मुद्दे की बात लिखी। तो गैशियस साइकिल में कैसे होगा एक्सचेंज? इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और वेपर्स, ठीक है, गैसेस और वेपर्स की फॉर्म में। और यहाँ पे किस फॉर्म में होगा? सॉलिड की फॉर्म में। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो इन दोनों का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बन सकता है, जो बायोजियोकेमिकल्स है वो कौन से हैं, ठीक है। बायोजियोकेमिकल्स क्या है यहाँ पे? बायो एग्जाम्पल क्या है? बायोजियोकेमिकल्स यार यहाँ पर जो गैसेस हैं, CO2 हो गया, H2 हो गया, ये कोई मिनरल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एनी मिनरल, सो इट इज नॉन मिनरल। लेकिन ऑफ कोर्स फॉस्फोरस, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, इट इज़ एब्सोल्युटली अ मिनरल। तो ये एक मिनरल है, ठीक है, ये एक मिनरल है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिजर्वायर। कहाँ पे स्टोर, कहाँ पे होता है, ठीक है। रिजर्वायर क्या है इनका? रिजर्वायर पूल इज रिजर्वायर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैम ने, रिजर्वायर पूल मतलब कहाँ से? मतलब गैस हो गया, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कहाँ पर है ये? इसका रिजर्वायर क्या है? इसका कहाँ पे, इसकी टैंकी कहाँ है? एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसका रिजर्वायर इज एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, वेपर्स बोले ना, ठीक है। सो इट कैन बी एटमॉस्फेयर, और इट कैन बी हाइड्रोस्फेयर। और यहाँ पे क्या होगा? दिस इज अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ से मिल रहा है, अर्थ्स क्रस्ट, या जिसको आप क्या बोल सकते हो? लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर, दैट इज रिजर्वायर पूल। देन इज एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स है? लास्ट पॉइंट में लिखेंगे एग्जाम्पल्स। कौन कौन सी चीज़ें? यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, गैसेस की बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो बच्चे, नाइट्रोजन भी इसी फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये इसकी फॉर्म में। और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सल्फर हो गया, तुम्हारा मिनरल कौन सा हो गया? फॉस्फोरस हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर दिस वन, तुम्हारा सेडिमेंट्री का और तुम्हारा गैशियस का। So I hope it is well written, it is well taken care of. I hope so.
नाउ इट इज़ अ टाइम टू टॉक अबाउट द साइकिल इटसेल्फ। चलो देखते हैं कि साइकिल क्या है। बहुत आसान है और मैं अभी बता दूंगी कि कहाँ से सवाल आता है, क्या पूछा जाता है, मैं सब बता दूंगी, ठीक है। तो यार ये पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, हो सकता है यहीं से सवाल आ जाए कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही ना हो कि भाई रिजर्वायर क्या है, आपको ये नहीं पता कि यार इसका रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर पूल क्या है। ऑब्वियसली यार सल्फर वल्फर है तो यार हवा में तो नहीं है, ये तो अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है ना, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द कार्बन साइकिल। सो लेट्स टेक अप कार्बन साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा ही आसान, कुछ पढ़ना नहीं है इसके अंदर, चिल करना है, खुश रहना है जीवन में, ठीक है। लेकिन एक बारी हम समझेंगे, ठीक है। ये फोटोग्राफ है NCERT वाली, मैंने वहीं से लिया है, तो क्रेडिट्स, ऑल ड्यू क्रेडिट्स टू NCERT, ठीक है। ये वहाँ से लिया गया है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया है। अच्छा चलो यार, ये ना कार्बन साइकिल है, थोड़ा सा समझते, बहुत आसान है, कुछ नहीं है यार, ऐसे सुन लो सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया एटमॉस्फेयर में? कंज्यूम करने वाला सिर्फ एक प्राणी, दैट इज़ प्लांट। रिलीज़ करने वाले सारे प्राणी, गाड़ियों से भी, तुमसे भी, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, बाकी जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, एग्जॉस्ट्स हैं, CO2 निकालने के बड़े सारे रीजंस हैं, तरीके बहुत सारे हैं निकलने के, पर उसको कंज्यूम करके कुछ बनाना वो सिर्फ एक ही प्राणी कर सकता है, दैट इज़ योर प्लांट। यही चीज़ दिखाई हुई है और कुछ नहीं दिखाया हुआ है। ये देखो CO2 एटमॉस्फेयर में, हमको भी पता है यार। एरोज़ की शक्ल देख लेना, ठीक है। ये देखो एरोज़ की शक्ल, एरोज़ यानी कि एटमॉस्फेयर में कौन डाल रहा है, ये एरोज़ इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में कौन डाल रहा है, कौन फेंक रहा है। तो देखना सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। ये कोल के ही बना होता है, कोल से ही बना होता है, यही जलता है, ठीक है। ट्रेन्स वगैरह जिससे चलती हैं, तो ये फॉसल फ्यूल जलते हैं, CO2 निकलता है। फिर वही चीज़ दिखाई है, बर्निंग, लकड़ी वकड़ी जलती है, फॉरेस्ट वगैरह की, फ्यूल वुड की, डिब्रीज वगैरह ये सब जलती है, आग लगते टाइम भी हीट के साथ साथ CO2 निकलता है। फिर यहाँ पे और देखो, रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन के टाइम पे भी, ठीक है, इस टाइम पे भी क्या होता है, ये CO2 निकलता है। पर कंज्यूम करने की बारी आई तो देखो कंज्यूम सिर्फ दो जगह पर हो रहा है। एक तो प्लांट यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एंड ऑल्सो इन एक्वाटिक फूड चेन आपके CO2 वाटर में भी जाएगा, ठीक है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स होगी वो भी तो करेंगे ना, और कुछ शेल्स वगैरह में भी, कैल्सेरियस शेल के अंदर भी CO2 जो है वो यूज़ हो जाता है। बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बारी देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। ये डेट्राइटस फूड चेन बताया हुआ है, वही वाली चीज़। अब प्लांट को कौन खाएगा, गैया खा लेगी। अब गैया जब काउडंग कर देगी अपना, तो उसमें डेट्राइटस पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ डेट्राइटस टूटेगा, जलेगा, और फिर क्या होने वाला है यार उसके बाद। ये इसमें 2 साइड का एरो बना हुआ है, तो डेड एंड डिकेइंग, भाई जब गाय है, जब मर जाएगी तो डेड एंड डिकेइंग यहीं पे पड़ा ना, डेट्राइटस बन के यहीं सॉइल में गया। इसी सॉइल को कौन कंज्यूम कर रहा है, प्लांट ही कंज्यूम कर रहा है। तो यही लिखा हुआ है, प्लांट की, इसकी गैया की बॉडी में भी बहुत सारा कार्बन है ना, तो वही चीज़ बताई हुई है। सो दिस इज़ हाउ कार्बन साइकिल हैपन्स। इस पर ज़्यादा कोई सवाल डायग्राम से मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन सवाल जो आ सकता है वो आ सकता है इसके कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, यानी कि सोर्सेज क्या क्या है। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं जैसा मैं लिखवा रही हूँ, आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए, आसानी बात है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं बता रही। एक आधा वैल्यू पूछ लेते हैं तुमसे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कार्बन साइकिल या तो सेंटर में लिखो, ठीक है, ऐसे लिख लिया। 3 गोले बनाने हैं हमने, और कुछ नहीं करना है, 3 गोले बनाने हैं। सबसे पहले यार मुझे बताओ, व्हाट कैन बी द सोर्स, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ CO कार्बन। आपको पता है सबसे ज़्यादा कार्बन फिक्सेशन से आता है, ओशन में फिक्सेशन होती है, ठीक है। तुम्हारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, एल्गी वेल्गी हो गया, वहीं पर है, ठीक है। 71% फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्रॉम ओशंस, 71% इन ओशियंस, यस। Dissolved in oceans, 71% dissolved in oceans। यहाँ से ये इसका स्रोत है कार्बन का। और कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है। CO2 एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर से प्रेजेंट है, ठीक है। कोई रॉक वगैरह के अंदर, रॉक से भी तो निकलते हैं ना कार्बोनेट्स वगैरह, वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स एंड तुम्हारा ग्रेफाइट्स वगैरह जैसे हो गए, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स, ये डायमंड वगैरह वाला, कार्बोनेट्स एंड ग्रेफाइट्स फ्रॉम रॉक्स, ठीक है, फ्रॉम रॉक्स।
सो दीज आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या वैल्यू याद करनी थी, 71% वैल्यू। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि सोर्स क्या था। ठीक है, ये हो गया। देन इज नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है यार, इंपॉर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंस हमको पता है क्या क्या बनाने में हेल्प करता है कार्बन यार, सारे कार्बो बायोमोलिक्यूल्स में तो हर जगह है। कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो इसके बिना बना हुआ है यार। कार्ब्स की बात करो तो ये इसके बने हुए हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी ये यूज़ करते हैं। लिपिड्स में भी ये प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट है, हर जगह। इन शॉर्ट हर जगह ही तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड में भी हर जगह पे तुम्हारा मतलब ये सारी चीज़ें कार्बन प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड वुड नॉट बी परफेक्ट दो, प्रोटीन्स तक ठीक है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड तो हो गया ना, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ ठीक है, उसमें भी शुगर यूज़ हो ही रहा है। हाँ ठीक है, तो प्रोटीन्स लिपिड्स बेसिकली आप यहाँ पे लिख दो बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स की दुनिया में हर जगह किसका यूज़ है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ है। बस इतना याद रखें 49% ड्राई वेट बनाता है ये। इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ जी, ये ज़रूर लिख सकते हो। इट कॉन्स्टिट्यूट्स मतलब हमारी बॉडी में 49% ऑफ ड्राई वेट पानी निकाल के ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस, ये ऐसे लिखो। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे ज़्यादा स्कोप है आने का, दैट इज़ रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन। मेरे पास अब गोला बनाने की जगह नहीं बची, टेढ़ा गोला बना है, बट ठीक है ऐसा भी कर सकते हो। यूटिलाइजेशन, कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना फिक्स हो रहा है यार। ये वैल्यू पूछी गई थी पहले, 4 × 10⁻13 kg दैट हैज़ बीन यूटिलाइज। इसको आप याद रख लें, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ना डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। ठीक है, 4 × 10⁻13 kgs kilograms is of carbon is fixed in biosphere by photosynthesis. So photosynthesis करके कितना 4 × 10⁻13 kg इतना यूज़ किया गया है, इतना फिक्स किया गया है बायोस्फीयर ने, इतना कार्बन को फिक्स कर लिया। कैसे? बाय फोटोसिंथेसिस। तो यार मैंने आपको बता दिया कहाँ से क्वेश्चन आएगा। उस डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा इधर से, ये परसेंटेज पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला परसेंटेज कितना ड्राई वेट बनाता है, और क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला कि यूटिलाइज कितना हो चुका है, कितना करते हैं हम लोग। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो आई थिंक ये चीज़ हमने क्लियर कर ली है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक वेरी क्विकली, दैट इज़ योर दिस वन, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, तो यार ये है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा बच्चों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायग्राम लेबल्स विल बी आस्क्ड। लेबल्स पूछे जाएंगे, अगर आया तो ज़रूर आएगा। यहाँ से 200% आने का स्कोप है फॉस्फोरस साइकिल में। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये स्टेप्स भी याद है ना, मान लो आपने रट्टे भी लगा लिए हैं, तब भी आप इसको आराम से कर लोगे। इसमें मुझे कोई वैल्यू भी नहीं लिखवानी, बस इसको पढ़ना है, हो जाएगा। सुनो अब यार, बड़े प्यार से सुनो, आंखें बंद करके सुनो, चाहे बहुत ही आसान है। सबसे पहले यार इधर से हम लोग शुरू करते हैं, रॉक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रॉक से शुरू करेंगे। जैसे यार कोई भी रॉक हो गई, उसमें ये रॉक या मिनरल्स हैं, रॉक टूट गया जैसे हम बोलते हैं ना, उसके ब्रेकिंग को आप बोलते हो वेथरिंग बोलते हो। ठीक है, तो रॉक टूटा, वेथरिंग हुई, तो क्या हुआ, एक सॉइल सोल्यूशन, जो भी एक्वाटिक जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो सॉइल में एक सोल्यूशन जैसा बना लेंगे। अब यार सॉइल के अंदर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से ये अपटेक होगा। कहाँ होगा? अपटेक होगा। यानी कि रॉक टूटा, इसमें कुछ ब्रेकिंग वगैरह हुई, वेथरिंग हुई, तो मान लो एक सॉइल में एक सोल्यूशन सा बन गया, फॉस्फोरस सॉइल सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है,
फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, फॉस्फोरस इधर आ गया, मतलब सॉइल में आ गया, एक सोल्यूशन की फॉर्म में आ गया। इसको किसने अपटेक किया यार, इसको अपटेक किया सीधा का सीधा किसने, हमारे प्यारे प्लांट ने। किसने अपटेक किया, इसको प्लांट किया, प्लांट ने अपटेक कर लिया। अब यार प्लांट ने इसको कंज्यूम कर लिया, फॉस्फोरस उसकी बॉडी में आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली यार प्लांट की ज़िंदगी में भी तो एटीपी है ना, एटीपी हो गया या मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है ना किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स। बेसिकली आप एक हिसाब से ना इसका वही लिख रहे हो, रोल ही लिख रहे हो, इंपॉर्टेंस ही लिख रहे हो। फॉस्फोलिपिड्स हो गया, एटीपी हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, है ना, न्यूक्लिक। आई होप ये विजिबल है ये कलर, हाँ विजिबल तो है थोड़ा बहुत, आई होप इट इज़ विजिबल। न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ठीक है। तो यार इन सारी चीज़ों में प्लांट के में भी ये सारी चीज़ें उसमें आ गया, ये सब उसके अंदर एम्बेड हो गया। प्लांट को किसने खाया, कंज्यूमर ने खा लिया। एरो को देखो, किसने खा लिया, कंज्यूमर ने खा लिया। कंज्यूमर जब मर जाएगा, मतलब मान लो जैसे हम ही हो गए, तो जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, जब हम शरीर हमारा टूट के ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा एंड डेड एंड डिकेइंग, हमने लिखा है व्हाट इज डेट्राइटस, डेट्राइटस इज नथिंग बट प्लांट एंड एनिमल डिके, प्लांट और एनिमल डेड रिमेन्स, एनिमल डेड रिमेन्स। तो हमारा ये डेड रिमेन्स बन जाएगा, यानी कि फॉस्फोरस से भरपूर है हम लोग, वो फिर से सॉइल में ही जाएगा, तो ये कहानी वापस चलती चली जाएगी, डिकम्पोजिशन हुई, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिटर फॉल लिखा है कि कई बारी मान लो पत्ते वत्ते गिर गए, पत्ते से भी सीधे तो डेट्राइटस बन सकता है ना, ज़रूरी तो नहीं है ना कि प्रोड्यूसर को पहले कंज्यूमर खाएगा तभी आएगा डेट्राइटस। मैंने कहा ना प्लांट और एनिमल रिमेन, तो यार प्लांट का लिटर फॉल हुआ, पत्ते वत्ते झड़ गए, तब भी तो डेट्राइटस बनेगा ना। तो एक बारी इसको हमने समझ लिया है, आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो यार। CDS आपको पता ना एग्ज़ाम का नाम है, सिविल डिफेंस सर्विसेज में रॉक कर दो आप लोग, एक ये याद कर लेना ट्रिक, ठीक है। CDS आपको याद रहेगा कि CDS था, तो C से तो कंज्यूमर ही है, D से डिकम्पोजर होगा या डेट्राइटस होगा। यहाँ पे याद रखना डिकम्पोजर नहीं है, यहाँ पे डिकम्पोजर इधर लिखा है डिकम्पोजिशन, ये डेट्राइटस है, ठीक है। डेट्राइटस S क्या हो गया, S हो गया सॉइल सोल्यूशन, और रॉक को रॉक कर देना, ठीक है, रॉक मिनरल्स है, एंड देन यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है। इसका मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, याद रखना प्लांट अलग से है, प्लांट अलग से पड़े हुए हैं, प्रोड्यूसर्स यहाँ पे अलग से पड़े हैं। आई थिंक याद हो गया, CDS रॉक, कंज्यूमर डेट्राइटस, S इज सॉइल सोल्यूशन, रॉक, यहाँ पे प्लांट है। अब उसके एरो पे क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हें कि बेटा एरो बना के दिखाओ, ऐसे इसका मुंह होगा या इसका मुंह ऐसे होगा, ये कोई नहीं पूछने वाला है बेवकूफ़ क्वेश्चन। आपको सीधे पता है ये गायब कर देंगे, उड़ा देंगे, इधर क्या लिखा होना चाहिए, इधर क्या लिखा होना चाहिए, सॉइल सोल्यूशन गायब कर देंगे। या ये भी आ सकता है कि इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये बोल सकते हैं तो डिकम्पोजिशन होगा, या इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे। थोड़ा रन ऑफ के बारे में कोई नहीं पूछेगा, तो दिस इज़ व्हाट कैन बी आस्क्ड। आई थिंक अगर आपने ऐसे पढ़ लिया कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल है नहीं है ना, बस ये याद करना था, कंज्यूमर डेट्राइटस सॉइल सोल्यूशन, प्रोड्यूसर्स अलग से, रॉक मिनरल। और हमने समझ लिया है रॉक से निकलेगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस गया सॉइल में, सॉइल अपटेक किया प्लांट ने, प्लांट को खाया कंज्यूमर है, कंज्यूमर से डेट्राइटस, डेट्राइटस से सॉइल, फिर से कहानी शुरू। तो यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू हैव लर्न दिस इन द वीडियो इटसेल्फ। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ इकोसिस्टम सर्विसेज। यार ये मैंने एज इट इज़ मैंने NCERT से स्निप किया है ताकि आपका ध्यान उन शब्दों पे जाए। यार हमारे एक बड़े महान साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, और हमारे उन महान बच्चों का नाम है गलती करने वाले बच्चे, जो सोचते हैं कि लास्ट पेज है यार, चलना, इसकी इज्जत कौन कर रहा है, इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं। बेटा जी 2016 में, 2015 में, 2000 शायद से 18 में भी रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो कभी भी ये गलती मत कीजिए कि लास्ट पेज है, चलना कौन पढ़ रहा है, वहीं से सवाल आता है, ठीक है। तो यार रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा हमारे एक अंकल हैं, हमारे एक सर हैं। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने क्या कहा कि यार तुम लोग तो बड़े बदतमीज हो यार, कुछ भी करी जा रहे हो, और मतलब पानी भी बर्बाद कर रहे हो, सारे इकोसिस्टम के मज़े भी ले रहे हो, प्लांटों को भी देख रहे हो, रिक्रिएशन भी करी जा रहे हो, और जो भी तुम्हारा मन करे तो सारी चीज़ें कर रहे हो। अगर मैं इस पे पैसे लगा दूँ, इस पर तुम्हें चार्ज करना शुरू कर दूँ, तो कितना पैसा किस चीज़ में लगेगा। यानी कि इन्होंने क्या किया यार, इन्होंने इकोसिस्टम की सर्विसेज को एक हिसाब से ऐसा बताया उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो यार इन्होंने देखो क्या किया है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग्स हैव रिसेंटली ट्राइड टू put price tags on nature's life supporting services।
रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ $33 ट्रिलियन, इतना लगा है ऑन दीज फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज। यार आपसे ना ये वैल्यूज़ पूछे जा सकते हैं कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा भाई साहब ने टोटल कितना अमाउंट लगाया, टोटल कितना इन्होंने बोला कि कितना लगा, टोटल यूएस डॉलर्स कितने, 33 ट्रिलियन, इतने डॉलर्स, जो कि ना उनकी जीडीपी से भी ज़्यादा है, ठीक है। विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड आर बिकॉज ऑफ फ्री, दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू। पुरानी बातें हैं, पुराने फिगर्स हैं, कोई बात नहीं। विच इज largely taken for granted because they are free. This is nearly twice the value of global gross national product, GNP जिसको कहते हो, which is US में 18 ट्रिलियन। कुछ नहीं बताया इसने, ये बोला है, सिंपल है, ज़्यादा टेंशन मत लो, बस इतनी बात याद रखो। इन्होंने कहा कि अगर हम प्राइस टैग पुट करें, जो कि कोई पुट नहीं कर रहा है, एक हाइपोथेटिकली इन्होंने बोला कि अगर प्राइस टैग पुट करें हर एक जो हमें इकोसिस्टम फ्री में मिल रहा है, अगर इसको हम पैसों से तोले कि तुम्हें पानी, हमें नेचुरल झरने मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है हम लोगों को, या मान लो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट बना हुआ है, तो यार ये सारी चीज़ें फ्री में हो रही है। सोचो हमें अगर ज़ू बनाना पड़ता है, ज़ू क्रिएट करना पड़ता है, तो उसमें हमें कितने पैसे लग जाते हैं, सरकार से लड़ो, एक लैंड लो, फिर एक बिल पास होगा, जो भी होगा, इतना लंबी स्टोरी चलेगी, उसमें कुछ पैसा लग रहा है, टैक्सेस लग रहा है लोगों के, है ना। तो इन्होंने ऐसे ही क्या किया कि हाइपोथेटिकली बोला कि अगर हम एक प्राइस टैग पुट करें तो पूरा जितने भी इकोसिस्टम के फ़ायदे हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट हो, चाहे वो रिक्रिएशन हो, चाहे वो सॉइल फॉर्मेशन हो, इस सब को मिला के पैसा जितना लगता है दैट इज़ अराउंड 33 ट्रिलियन US डॉलर्स, जो कि US की जो एक प्रोडक्शन है ना पूरे साल की, जिनकी उनकी आम मतलब वो जो है GNP जितनी है, दैट इज़ उससे डबल है, ऑलमोस्ट डबल, दैट इज़ अराउंड 18 ट्रिलियन ही है। तो यानी कि इकोसिस्टम हमें कितना कुछ फ्री में करके दे रहा है, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए यार, बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो सीधा आएगा कि कितना परसेंट, अगर 33 ट्रिलियन डॉलर्स हैं उसमें 50% पैसा सबसे ज़्यादा किस चीज़ को जाता है, फिर नेक्स्ट पैसा किसको जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन सारी चीज़ों के वैल्यू। तो यहाँ पे देखना ज़रा, सॉइल फॉर्मेशन को सबसे ज़्यादा दिया हुआ है 50%, मतलब मिट्टी बनाना, फुट ऑब्वियसली यार मिट्टी पे तो प्लांट वगैरह ग्रो करेंगे, उसी पे तो कंज्यूमर फीड करेंगे, फिर हर्बीवोर, कार्निवोर जो भी है, ठीक है। तो यार सॉइल फॉर्मेशन पे सबसे ज़्यादा 50% पैसा, एंड अदर रिक्रिएशनल एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पे लेस देन 10%, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर 6%। इस पे क्वेश्चन आएगा बच्चों, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो यार हम क्यों ना ऐसा करें, इसको ना अलग से एक पेज पर लिख लेते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ के साथ साथ अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, इस पे ज़रूर सवाल आएगा। और यार इसको मैं लिख देती हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट, ऑलरेडी आ चुका है, तो अब गलती करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यार हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशन, नंबर 1 सॉइल फॉर्मेशन पे कितना, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, साइंटिस्ट का नाम भी याद रख लेना, गलत मत कर लेना, ठीक है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा 50%, इस पे 50% इस पे गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था, क्लाइमेट रेगुलेशन, रिक्रिएशन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, लिख लो सारे पॉइंट लिख लो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट कैसे रेगुलेट हो, ज़्यादा प्लांट लगाने से क्लाइमेट रेगुलेट हो जाएगा, एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ मिस आउट तो नहीं किया, एक बार देखें हम लोग, क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉइल फॉर्मेशन, रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, क्लाइमेट रेगुलेशन, हैबिटेट, ठीक है, सही है, कर लिया हम लोगों ने। सेकेंड वन इज रिक्रिएशन में लेस देन 10%, इसको भी लेस देन 10%, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को भी लेस देन 10% वैल्यू दिया है, यस। क्लाइमेट रेगुलेशन और हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ को दिया है 6%। तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखना, इसी फॉर्मेट में लिखना, ये देख लो पीछे ही लिखा हुआ था, देख सकते हो आप लोग, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सेम ही है। कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट वाला दैट इज़ 6%। तो यार बच्चे ये वैल्यू अत्यंत इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट,
क्योंकि यार ये आप नहीं करोगे ना तो गलत हो जाएगा। आप मतलब यू कांट टेक अ रिस्क ऑफ कि रिक्रिएशन का मैं 6% लिख दूँ तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो यार याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना आप लोग, आर रिक्रिएशन, रेनू याद कर लेना, रेनू को 10 पैसे मिलेंगे, ठीक है। रिक्रिएशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को 10% मिलेंगे। फिर आ गया ये कुछ नहीं है, ऐसे ही CLHA ऐसे याद रख लेना, ठीक है। दिस इज 6%। तो याद रख लेना क्लाइमेट वाला, और क्लोरीन है कुछ भी जैसे भी याद रख लेना, क्लाइमेट है या क्लाइमेट है, इसको 6%। तो याद रख लेना रेनू 10%, रेनू क्या होगी रिक्रिएशन, एंड नू इज न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, एंड CLNHA क्लोरीन है या जैसा भी आपको याद रखना, रट्टा लगा लो, इसके 6% है। तो यार डू नॉट मिस इट बच्चों। तो यार इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे इकोसिस्टम पढ़ाते हुए बड़ी खुशी हुई है, और आपके नोट्स अच्छे बने हैं, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ और हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती। कुछ बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम में, मेरे पर्सनल टेलीग्राम में भी मुझे अपने नोट्स दिखाते हैं कि देखो मैम हमने कितने सुंदर सुंदर नोट्स बनाए। तो यार मैं आपको भी इनवाइट करती हूँ, आप लोग भी अपने नोट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें वैसे भी सर्च करके देख लोगे ना प्रीतिका कॉल, तो आपको मिल ही जाऊँगी, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर बताते रहना क्या क्या आपको पसंद है, मैं वो कॉन्सेप्ट्स वो नोट्स ज़रूर बनवाऊँगी, ये मेरा वादा है। बाय बच्चों, I will miss you until I don't see you in the next video. चलो बाय, टेक केयर। मन ही नहीं कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा ना। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, सिलेक्शन ज़रूर होगा, ज़रूर। बाय।